हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बोर्ड क्लास कक्षा 8 हिंदी विषय का पेपर हल कर रहे हैं। हम इस पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से और इस पेपर के एक एक प्रश्न को हम हल करेंगे लास्ट तक। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। अब हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से हल करना। प्रश्न नंबर 1 है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। यह किस ऋतु के लिए, जो ये सेंटेंस है ये किसके लिए उपयोग हुआ है, तो ये बसंत ऋतु के लिए हुआ है। इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए बेलन का उपयोग किया जाता है। जो बेलनाकार लकड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत शब्द का विपरीत है। अमृत शब्द का विपरीत है विष। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखना है। तो प्रत्युष का समानार्थी शब्द होता है प्रातःकाल। इसका उत्तर होगा ए। पांचवा सवाल, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, बस तो फर्स्ट क्लास है। बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में विशेषण है, तो इसमें विशेषण होगा फर्स्ट। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, हम भीखमंगों की खालिस्तान शौचन लुटाकर प्यार चले, तो इसमें क्या होगा। इसका उत्तर दुनिया में। इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है। इसको चिट्ठियों तमिल में क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है काडिद। काडिद कहा जाता है। इसका उत्तर होगा द। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद ब होगा। इसका उत्तर रवि प्लस इंद्र। नेक्स्ट है, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे दड़बा कहा जाता है। से दड़बा। नेक्स्ट है, पंक्ति में किसने पैर धोए। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। तो इसका उत्तर होगा द तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरैया की टोपी में कितने फुदने थे। तो 5। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। जो ये शब्द दे रखे हैं इनमें से चूज करके ये जो नीचे खाली स्थान दिए गए, रिक्त स्थान दिए गए, इनकी पूर्ति करना है। हम लगातार इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब प्रश्न में पहला खाली स्थान है, अभी न होगा मेरा, तो इसके अंदर क्या है अंत। दूसरा, मैं ही अपना मुर्दुल कर, तो क्या होगा सौपन। नेक्स्ट, जगह एक मनोहर, जगह एक मनोहर, तो इसका होगा प्रत्युष। नेक्स्ट है, धोती फटी सी लटी,
धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी। नेक्स्ट, पुच्छत दीन दयाल को धाम। नेक्स्ट है ऐसे बेहाल सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बीवाइन। नेक्स्ट है खालिस्तान काक में चापी रहे तुम पोट्री। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट का निशान और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। पहला है दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो ये क्या है? सत्य है, राइट। सेकंड, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, ये क्या है? रॉन्ग। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये सत्य है, सही है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, ये गलत है, क्योंकि वो हंस रहा था, दुखी नहीं था। आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता, तो इसका क्या होगा? ये सही होगा। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, तो ये क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। जो ये शब्द दे रखे हैं इनके पर्यायवाची लिखना है। तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा? एक तो शशि और सोम। पुष्प, पुष्प का क्या हो जाएगा? फूल और कुसुम। नेक्स्ट है भ्रमर, भ्रमर का मधुकर और अल्ली। नेक्स्ट है सूर्य, रवि और भानु। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। जो ये वाक्यांश दिए गए इनको इधर से मिलाना है। पहला है हम दीवानों की क्या बस्ती, मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहां चले। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। इनका समानार्थी शब्द लिखा है। वस्तु के बदले वस्तु लेना, तो क्या होगा? वस्तु विनिमय। कई वर्षों पुराना, तो इसका हो जाएगा प्राचीन। सरलता से मिल जाना, सुगम, सुगम भी हो सकता है, सुलभ भी हो सकता है। 100 साल, 100 साल को बोलते हैं शताब्दी, 100 साल को बोलते हैं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए? समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बस की हालत बहुत खराब है और रास्ते में बस कभी भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को ठीक से पहुंचा देगी यह कहना मुश्किल है। इसलिए क्या समझदार आदमी को शाम को बस से सफर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है? आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर होगा हमें बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि यह उल्लास और उमंग की ऋतु है। इसमें मौसम सुहाना होता है, न ज्यादा गर्मी होती न ज्यादा सर्दी, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं। इसलिए हमें क्या है बसंत ऋतु अच्छी लगती है। नीचे दी गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो ये मुहावरे दी गए इनका वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना।
भाग जाना इसका अर्थ होता है और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में कुत्ते को देखकर लड़का 9 2 11 हो गया, यानी कुत्ते को देखकर लड़का भाग गया। नेक्स्ट है आंख का तारा, यानी बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। इसका वाक्य में राम के लिए उसका इकलौता पुत्र आंख का तारा है। राम के लिए उसका इकलौता पुत्र आंख का तारा है। नेक्स्ट प्रश्न है पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। जो पर है यह उपसर्ग लगा के 2 नए शब्द बनाने हैं। तो एक हो जाए पर प्लस चलन, परचलन। दूसरा पर प्लस शिक्षण, पर शिक्षण। इस तरह से 2 ये पर लगा उपसर्ग लगाकर 2 वाक्य बन जाएंगे। नेक्स्ट है कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। कोरोना वायरस से किस प्रकार बचा जा सकता है? तो पहला, समय समय पर हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धोना चाहिए। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना चाहिए। मास्क का उपयोग करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट है गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से गाड़ी चलाने समय हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न है साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है? लेखक की दृष्टि से साइकिल एक विनम्र यानी आम सवारी है। इसे चलाना जहां आसान है वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों से घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों से घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए, यानी निठला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर का कार्य करते हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर का कार्य बहुत कम करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है ये पैराग्राफ दिए गए हैं, इसको आपको पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती है। नदी कहाँ बहती है? पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती है। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती हैं। जहां पर वो मिलती है वहां कहाँ दिखाई देती है? दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न है नदी कहां पर बहती है? नदी कहां पर बहती है? पर्वत की अंधेरी घाटियों में। नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती हैं? दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती हैं। दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती है। नेक्स्ट है शोर मचाना। शोर मचाना का क्या अर्थ है? शोर मचाना का अर्थ है आवाज करना।
यानी आवाज उत्पन्न होती है, जैसे नदी चलती है तो उसकी आवाज आती है चलते हुए पानी की। नेक्स्ट है जो ये पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश पंक्ति के भावार्थ लिखने हैं। शीश पगाने जगह तन में प्रभु, जाने को अही बसे के ही ग्रामा, यानी इसका भावार्थ लिखना है। इसका भावार्थ है, द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा हुआ दुपट्टा पड़ा हुआ है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह दिनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। इसका यह भावार्थ, केवल भावार्थ ही लिखना है। नेक्स्ट है, किसी एक शीर्ष पर कहानी लिखिए। दो शीर्ष देर के इस पर एक पर कहानी लिखी है। मेहनत का फल मीठा होता है, अथवा जैसे को तैसा, ये दो कहानियां उस पर एक पे लिखना है। तो आप हमने लिखा है जैसे को तैसा, ये कहानी लिखी है। तो जैसा का तैसा कहानी, तो ये कहानी है, किसी जंगल में सारस और गीदड़ रहते थे। स्वभाव भिन्न होते हुए भी वे दोनों गहरे दोस्त थे। सारस सरल स्वभाव का था और गीदड़ चालाक। एक दिन गीदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। यानी सारस ने गीदड़ को क्या है, खाने की, गीदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गीदड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने पर उसने एक एक चावल खाना शुरू किया। यानी जैसे ही उसने थाली में खाना शुरू किया तो चोंच नहीं डूब रही थी, तो उसने एक एक चावल को खाना शुरू किया। इस बीच गीदड़ पूरी खीर चट कर गया। यानी दोनों साथ में बैठे थे और जो सारस था वो खा नहीं पाया और गीदड़ उसको पूरी तरह से चाट गया। सारस बेचारा भूखा रह गया। सारस बेचारा भूखा रहेगा। सारस ने चलते चलते अगले दिन गीदड़ को खाने का न्योता दिया। यानी सारस वापस जा रहा था, उसने गीदड़ को अगले दिन आने के लिए न्योता दिया। उसने कहा कि मेरे घर पे खाना आना है आपको। दूसरे दिन गीदड़ ठीक समय पर सारस के घर पहुंच गया। सारस ने लंबी सुराही में खीर परोस रखी थी। कहा, बंधु दावत का आनंद लूटो। तो वो क्या है कि गीदड़ को बुलाया और गीदड़ उसके घर पे आया तो लंबी जो क्या है गदन वाली जो सुराही थी, यानी सुराही ऐसे होती है, ये ऐसे लंबी गदन वाली ऐसे, तो उसके अंदर परोस दिया। तो उसके अंदर परोसा और उसको कहा कि ये खाओ और आनंद लूटो। इतना कहकर सारस ने लंबी सुराही में चोंच डाली और खीर खाना शुरू कर दिया। सारस ने लंबी चोंच डाली और खीर खाना शुरू कर दिया। गीदड़ का मुंह सुराही में न घुस सका, इसलिए वह सारस के मुंह देखता रहेगा। यानी गीदड़ का मुंह उस सुराही में नहीं घुसा और वह सारस को देखता रहेगा। उसने सुराही के बाहर लगे चावलों से ही संतोष करना पड़ा। उसे सुराही के बाहर लगे चावलों से ही संतोष करना पड़ा। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह शर्मिंदा होकर लौट गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी से बुरा व्यवहार न करे, किसी से बुरा व्यवहार न करे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20, समय को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को अवश्य कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखो, या विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। दोनों में से करना है। तो अपन ये ऊपर वाला प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। प्रार्थना पत्र है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय का नाम यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसलिए क्या आपने यहाँ पे एबेस है लिख दिया, या आपने कोई अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो, नहीं तो अपने लिखना नहीं है, यहाँ पे एबेस है लिख दो। अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप एबेस है लिख दो। आगे विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सादर नर्म निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य होने की वजह से मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकती। दीपिका है, अंत मुझे दिनांक से दिनांक तक 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या दीपिका, कक्षा 8वीं, हाजिर नंबर जो भी है या XYZ कुछ भी लिख दो, एबेस है लिख दो, और यहाँ पे आपको दिनांक डालनी है। इस तरह से बहुत ही शॉर्टकट में और छोटी लिखनी है आपको पूरी। यहाँ दीपिका नाम इसलिए दिया क्योंकि यहाँ दे रखा है प्रश्न में, समय को दीपिका मानकर, तो ये दीपिका।
लास्ट प्रश्न है, ये निबंध लिखना है इस पे, किसी एक पे, हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान, इनमें से एक पर निबंध लिखना है आपको। हम स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिख रहे हैं। प्रस्तावना, इसमें क्या है, पहले प्रस्तावना लिखनी है, फिर जो बिंदु है उनको हाईलाइट करना है और निबंध लिखना है। इस प्रकार से बिंदु को क्या करना है, हाईलाइट करना है और फिर लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना ये लिखना है कि उसके बारे में क्या थोड़ी बहुत सिंपल जानकारी देनी होती है। जैसे प्रस्तावना, स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हम रोज सुबह उठकर नहाने धोने का काम करते हैं, घर की सफाई करते हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। स्वच्छ भारत अभियान व घोषणा, स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली से किया। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छता आंदोलन का आह्वान किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ आंदोलन का आह्वान करते हुए, अगला है स्वच्छ आंदोलन का आह्वान। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे योगदान करें। इसके साथ ही धार्मिक और राजनीतिक नेताओं तथा अन्य उच्च पद पर आसीन लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे शहरों, आसपास के क्षेत्रों, गांवों, कार्यस्थलों, घरों की स्वच्छता की कार्य योजना क्रियान्वित करने में जुट जाए। उपसंहार, स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए तथा स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी निभानी चाहिए। इस प्रकार से साथियों, हमने क्लास 8 बोर्ड का मॉडल पेपर हल किया है। आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से देख कर जाएं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि इसी प्रकार से जो बुकलेट है वो आपके एग्जाम में आएगी। धन्यवाद।